नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद अब संस्थान को टैक्स में मिलने वाली छूट वापस लेने की भी धमकी दी है। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से भेजे गए मांगों की एक लिस्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था। दरअसल व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी के प्रशासन, भर्ती और दाखिले की प्रक्रियाओं में बदलाव करने की मांग वाली एक लिस्ट भेजी थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि यह लिस्ट कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए बनाई गई है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन मांगों को खारिज करते हुए कहा था कि व्हाइट हाउस उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली 2 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोक दी। और अब ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक राजनीतिक इकाई के तौर पर टैक्स देना चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टैक्स से राहत का दर्जा छोड़ देना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध और समर्थन के बीच आज यानी बुधवार 16 अप्रैल को यह मामला पहली बार सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। दोपहर 2 बजे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कुल 72 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14-15 समानता, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों की व्यवस्था और 29 अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और RJD सांसद मनोज झा भी शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस, TMC, DMK और CPI जैसी राजनीतिक पार्टियों के दूसरे नेताओं ने भी याचिकाएं दायर कर रखी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मामले में याचिका दाखिल की है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले समियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। वक्फ संपत्तियां और जमीनें हमारे लिए धार्मिक मामला है। भारत के संविधान ने हमें अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही धर्मनिरपेक्ष संविधान जिसने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीने का अधिकार दिया, उसे मौजूदा सरकार कमजोर कर रही है। वक्फ के प्रबंधन में बाहरी लोगों को लाना जो लोग वक्फ को समझते भी नहीं है, इसका मतलब है कि वे इसे खत्म करना और इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। जांच एजेंसी ED ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। उन्होंने लिखा कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ED के आरोप पत्र में सोनिया और राहुल को AJL यंग इंडियन की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का लाभकारी मालिक पाया गया है। आरोप पत्र के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने अपनी सार्वजनिक कंपनी AJL की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुसंख्यक शेयर धारक हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि उनके बेटे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संघीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगले की अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अभियोजन शिकायत में आरोपी नंबर 2 बनाया है। 9 अप्रैल को दायर ED के आरोप पत्र में नामित अन्य आरोपी कांग्रेस पार्टी के सहयोगी सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, 2 कंपनियां यंग इंडियन और
डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के सुनील भंडारी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार रात को अपनी पार्टी की गुजरात इकाई की समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने संगठन के भीतर नेताओं की पदोन्नति और चुनाव टिकटों के वितरण के लिए मानदंड बताए। कांग्रेस की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक के अलावा राज्य के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। इसमें कहा गया कि गांधी ने राज्य के नेताओं के प्रदर्शन की समीक्षा की, जिन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने का काम भी सौंपा गया है। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने मंत्री जयंत मल्ला बरुआ को डांटने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिंडिकेट सरदारों को आरएसएस के वफादारों से मुकाबला करना पड़ रहा है। पीटीआई के मुताबिक यह घटना, जिसकी पुष्टि वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों ने की, नलबाड़ी जिले के बहजानी में रविवार को शर्मा द्वारा नए मंडल कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुई। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए और इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। बता दें कि पिछले ही साल दिसंबर में राज्य सरकार ने बस्तर के कोंडागांव जिले को पूरी तरह से माओवाद मुक्त जिला घोषित किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें भी यह जानकारी दी थी। वहीं अब मुठभेड़ की ताज़ा घटना को लेकर बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने कहा कि कोंडागांव और नारायणपुर जिले की सीमा पर किलम बरगुम के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर की टीम मंगलवार को रवाना हुई थी, जहां शाम से संदिग्ध माओवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ स्थल से अभी तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें एक की पहचान 8 लाख रुपए के इनामी पूर्वी बस्तर के माओवादी कमांडर हलदर के तौर पर की गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और देश भर से 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अयोध्या के राम मंदिर को एक और धमकी दी गई है। सोमवार की आधी रात को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक ईमेल मिला, जिसमें मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी दी गई। ट्रस्ट के अकाउंट ऑफिसर महेश कुमार ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को पुलिस साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। धमकी के बाद जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली सक्रिय कर दी गई है और पुलिस ने मंदिर के पास गहन तलाशी अभियान चलाया है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया। ईमेल भेजने वाले की सटीक जगह पता लगाने के लिए तमिलनाडु के साइबर सेल को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही इस मंदिर से जुड़ी कई धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दी गई कई धमकियां भी शामिल हैं। इस बीच अयोध्या पुलिस प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने की अपील की है। हमास ने इसराइल का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है जिसमें गजा में 6 हफ्ते का युद्ध विराम लागू करने के बदले सशस्त्र समूह से हथियार छोड़ने को कहा गया था। यह जानकारी एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि इसराइल की योजना में युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई थी। हमास की प्रमुख मांगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि इसके बदले हमास की कैद में मौजूद आधे बंधकों को रिहा करने को कहा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है और हाल ही में गजा के खान यूनिस में एक फील्ड अस्पताल पर हवाई हमला हुआ था। इसमें एक सुरक्षा गार्ड मारा गया, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं इस्राएली सेना ने कहा था कि इसमें हमास का एक लीडर मारा गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.